हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भूकंप से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है, क्योंकि भूकंप का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रत्यस्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? जो प्रत्यस्थ पुनश्चलन सिद्धांत है ये किसकी व्याख्या करता है फ्रेंड्स? तो ये करता है भूकंप की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और फिर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम आपको बताएंगे, तो पूरी वीडियो में अंत समय तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, जो रीड के प्रत्यस्थ पुनर्संकलन सिद्धांत है इसके अनुसार जो है प्रत्येक चट्टान में तनाव सहने की क्षमता होती है। इसके पश्चात तनाव बल और अधिक हो जाए तो चट्टान जो होती है वह टूट जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर एक लिमिट्स होती है और अगर उस लिमिट से ज़्यादा उस पर प्रेशर होगा तो वो टूट जाएगी, ठीक है। तो जब बल ज़्यादा होता है तो वह चट्टान जो होती है वह टूट जाती है और फ्रेंड्स टूटा हुआ भाग जो है पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है, इसीलिए कहा गया है प्रत्यस्थ पुनश्चलन सिद्धांत, ठीक है। जो टूटा हुआ भाग होता है वह पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है। और फ्रेंड्स इस प्रकार की चट्टानों में जो होता है वह भूक्षरण होता है, भूक्षरण की घटना होती है एवं भूकंप इसी कारण आते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, सभी फैक्ट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यस्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेंड्स, जो ये प्रतिपादन किया था वह किसने किया था? तो पहले ही क्वेश्चन में हमने जब एक्स्ट्रा फैक्ट बताया तब आपको बताया कि किसने किया था, तो रीड ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो विश्वसनीय जानकारी प्रदान कराता है हमें, वे किसके माध्यम से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा भूकंप विज्ञान से। किससे होती है? तो भूकंप विज्ञान के माध्यम से हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी होती है उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है क्या? तो भूकंप विज्ञान, ठीक है। ये भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है और फ्रेंड्स इसके अंतर्गत भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं तथ्यपूर्ण विश्लेषण भी शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं भूकंप केंद्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी राइट होगा हमारा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि रेखा गणित के स्थापित नियमों के अनुसार पृथ्वी की सतह पर यह स्थान भूकंप के केंद्र से सबसे नजदीक होता है, ठीक है। इसलिए भूकंप के झटकों की तीव्रता जो है उससे होने वाला नुकसान है इस स्थान के आसपास अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां, यानी कि भूकंप मूल यानी कि फोकस वह स्थान होता है जहां क्या होता है? तो फ्रेंड्स जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग कहते हैं भूकंप मूल यानी कि फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, ठीक है। अधिकेंद्र है भूकंप का ही एक बिंदु है, ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा बी करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है उत्केंद्र। क्या कहा जाता है? उत्केंद्र कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। धरातलीय तरंगे कैसी होती हैं? तो एल तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? एल तरंगें होती हैं, तरंगे, ठीक है। जो धरातलीय तरंगे होती हैं उनको हम लोग एल तरंग के नाम से भी जानते हैं।
फ्रेंड्स ये एल तरंग होती क्या है, तो हम आपको बता दें कि जो एल तरंगों का वेग है ये सबसे कम होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, वह होता है 1.5 से 3 किलोमीटर सेकेंड। और ये धरातल पर, जो धरातल होता है इस पर सबसे अंत में पहुंचती हैं, जिसका भ्रमण पथ उत्तल होता है। ये सर्वाधिक विनाशक तरंगें होती हैं। इस बात को आप लोग याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि सबसे सर्वाधिक विनाशक तरंगें कौन सी होती हैं, तो एल तरंगें। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हें धरातलीय तरंग भी कहा जाता है, ये भी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं, तो वह पहुंचाती हैं दीर्घ पृष्ठीय। कौन सी, तो दीर्घ पृष्ठीय। ठीक है, जिन्हें कहते हैं एल तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि सही कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समभूकंप रेखा का आकार नियमित यानी कि रेगुलर होता है। ये बात सही नहीं है। जो समभूकंप रेखाएं होती हैं इनका आकार अनियमित होता है, ना कि नियमित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर से आपको बताना है। यहाँ पे रिक्टर स्केल के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, बिल्कुल सही बात है। और जो रिक्टर स्केल है ये लोगारिथमिक स्केल होता है, ये भी बात सही है। और ये स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सभी कथन सही दिए हुए हैं, इसलिए इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है कि अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। जो अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरें होती हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सुनामी। क्या कहा जाता है, सुनामी। ठीक है, अब हम आपको सुनामी के बारे में बता दें फ्रेंड्स, तो सुनामी बहुत लंबी यानी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली होती है। ये लहरों के निचले हिस्सों के बीच का फासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है। जब ये तट के आसपास आती हैं तो लहरों का जो निचला हिस्सा होता है वह जमीन को छूने लगता है, और फ्रेंड्स इनकी गति जो है वह कम हो जाती है और ऊंचाई जो होती है वह बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में जब ये तट से टक्कर मारती हैं तो तबाही होती है, तभी सुनामी आती है। और फ्रेंड्स इसकी गति हम आपको बता दें, सुनामी की होती है 420 किलोमीटर प्रति घंटा तक। ठीक है, मतलब तक अनुमानन कहा जा सकता है, मतलब डेफिनेटली नहीं है कि इतनी ही होती है, लेकिन अनुमानन कहा जा सकता है 420 किलोमीटर तक होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 10 से 18 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। जो सुनामी आने का मुख्य कारण है वह क्या है, तो वह है भूकंप। ठीक है, सुनामी अन्य कारणों से भी फ्रेंड्स आती है, वह कौन कौन से कारण है तो हम आपको बता दें। और जरूरी नहीं है कि भूकंप के कारण ही सुनामी आए, वैसे अधिकतर जो कारण होता है वह भूकंप ही होता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में यही सब बताया कि सुनामी लहरों के पीछे वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असरदार कारण होता है वह होता है भूकंप। ठीक है, और इसके अलावा जो जमीन धंसना, तभी भी सुनामी आ सकती है। जब जमीन धंस जाती है या फिर ज्वालामुखी फट जाता है तब भी सुनामी आ सकती है, या फिर फ्रेंड्स किसी तरह का विस्फोट होने के कारण भी सुनामी आ जाती है। और कभी कभी जो उल्कापात होता है इसके असर से भी सुनामी लहरें उठती हैं। तो ये कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण सुनामी आती है। वैसे आप भूकंप का नाम याद रखेंगे कि भूकंप के कारण सुनामी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। तो सर्वाधिक जो भूकंप आते हैं वे परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा फ्रेंड्स। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पेटी में विश्व के 2/3 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कितने, तो विश्व के जो 2/3 ज्वालामुखी हैं इस पेटी में पाए जाते हैं, और इनका विस्तार जो है अंटार्कटिका महाद्वीप माउंटेरेबस से लेकर प्रशांत के क्षेत्रों के किनारों व चारों ओर विस्तृत है। और फ्रेंड्स इसे प्रशांत महासागर का अग्निव्रत उपनाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। नेक्स्ट है कि भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है, और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जानते हैं, तो जो लहरें उत्पन्न होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी। ठीक है,
और फ्रेंड्स भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय के भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों और इससे महासागरों में भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। लहरों को ही सुनामी कहा जाता है। यही क्वेश्चन में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी किस भाषा का शब्द है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है। ये आपके हिंदी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस भाषा का शब्द है। तो जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है। कुछ डिटेल में बता दें हम आपको सुनामी शब्द के बारे में, तो किसके द्वारा दिया गया और इसका अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स सुनामी शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वह कौन कौन से, टिशु और नामी। ठीक है, जो टिशु का अर्थ है वह है हर्वर यानी कि बंदरगाह और जो नामी का अर्थ होता है वह होता है तरंग। ठीक है, और ये नाम किसके द्वारा दिया गया है। सुनामी शब्द की जो रचना थी फ्रेंड्स ये जापान के उन मछुआरों दल ने की थी जिन्होंने कई बार खुले समुद्र में तरंगों की कोई विशेष हलचल ना होने के बावजूद भी बंदरगाह में बहुत सा उन्होंने उजड़ा हुआ देखा कि उजड़ापन था, इसी वजह से उन्हें लगा कि सुनामी आई हुई है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, इसीलिए कहा गया है जो सुनामी शब्द है जापानी भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो किस देश में जो भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगे होती हैं उन्हें सुनामी कहते हैं। तो जापान में। ठीक है, ये जापान के द्वारा दिया हुआ शब्द भी है। नेक्स्ट है कि तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरों कौन सी होती हैं। जो तरल पदार्थ होते हैं इनसे होकर ना गुजरने सकने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी होती हैं, एस तरंगे होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। जो बंदरगाह के निकट की लहर को निचले हिस्सों के बीच का फासला ऐसा आकार होता है। ठीक है, जो फासला होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एस तरंगों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो रिक्टर स्केल का जो प्रयोग है ये आप सभी जानते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी आप लोग लास्ट में जरूर बताएंगे कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है रिक्टर स्केल के बारे में कि रिक्टर पैमाने का विकास जो हुआ था वह 1930 के दशक में किया गया था और फ्रेंड्स 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना का भी उपयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट है कि सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो जो सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है वे भी भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। जो सिस्मोग्राफी है ये किसका विज्ञान है। तो ये भूकंप का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, तो भूकंप का विज्ञान है क्या, तो सिस्मोग्राफी। अच्छा फ्रेंड्स, सिस्मोग्राफी होता क्या है। तो एक घटक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से अधिक यथार्थपूर्वक अभिलिखित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो वे कहा जाता है समभूकंप रेखा। ठीक है, क्या कहा जाता है, समभूकंप रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बारे में हम आपको बता दें तो जो समभूकंप रेखा है वह रेखा है जो मानचित्र पर आरेखित, वह रेखा जो उन स्थानों को मिलाती है जिन पर भूकंप के प्रघात की तीव्रता समान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभूकंप रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है। फ्रेंड्स, जहां एक साथ भूकंप को अनुभव किया जाता है उन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सहभूकंप रेखा। क्या कहते हैं, सहभूकंप रेखा। अब हम आपको सहभूकंप रेखा के बारे में बता दें तो किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पर भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है सहभूकंप रेखा कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। जो समभूकंप रेखा होती है इनका आकार कैसा होता है, तो हमने जहां पर सही और गलत वाले क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था कि जो समभूकंपी रेखाएं होती है इनका आकार अनियमित होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था नियमित, इसलिए वो गलत था। तो आप लोग याद रखेंगे कैसा होता है, अनियमित होता है। ठीक है, इसके बारे में भी बता दें जो समान भूकंप की तीव्रता अर्थात समान बर्बादी को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं और जो समभूकंप रेखा का आकार होता है ये कैसा होता है, प्रायः अनियमित होता है। ये शब्द आप लोग याद रखिएगा, जो समभूकंपी रेखाएं होती हैं इनका आकार अनियमित होता है, इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप का कारण है। भूकंप किस कारण से आता है फ्रेंड्स? तो भूकंप आता है टेक्टोनिज्म के कारण। किसके कारण? तो टेक्टोनिज्म के कारण भूकंप आता है, ठीक है। और भूकंप के कारण सुनामी आती है। ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको टेक्टोनिज्म के बारे में बता दें। जो भूकंप है इसकी असली वजह जो होती है वह टेक्टोनिज्म ही होती है। प्लेटों में तेज हलचल होती है। और यही नहीं, उल्का के प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आ सकते हैं, ठीक है। वैसे खास कारण जो होता है वह होता है टेक्टोनिज्म। वैसे मतलब माइन टेस्टिंग की वजह से या फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग या फिर इन सब की वजह से ज्वालामुखी विस्फोट से भी भूकंप आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल का आता है। कितने % आता है? अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप आता है। कितने %? यही पूछा गया तो वह आता है 68% भाग आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? इनमें से आपको वह बतानी है जो धरातल पर घटित नहीं होती है, तो वह घटना है सुनामी, ठीक है। सुनामी जो है ये धरातल पर घटित नहीं होने वाली घटना है, ठीक है। बाकी जो ज्वालामुखी अपक्षय अपरदन है ये जो है ये धरातल पर घटित होती हैं, ठीक है। सुनामी समुद्र में भूकंप या जमीन खिसकने की वजह से पैदा होती है, जबकि ये शेष तीनों जो है किस कारण? तो ये धरती पर घटित होने वाली घटनाएं हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? इनमें से बताना है कि अनुमेय प्राकृतिक आपदा है इनमें से वह है भूकंप। कौन सी है? तो भूकंप है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो वह भूकंपों का कारण बताता है एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट व अवगमन, ठीक है। इसका जो अवगमन होता है वही बताता है हम लोगों को क्या? तो एशिया के पूर्वी जो सीमांतों में होने वालों भूकंपों का कारण होता है वह कौन बताता है? तो एशियाई प्लेट के नीचे जो पैसिफिक प्लेट का आवागमन होता है वही हमको ये जानकारी प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है। अगर पूरा वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर भी हम इसके बारे में भी आपको बता दें, पुनः रिवीजन हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह सुनामी होती है, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? सुनामी नाम से जानते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह भी बता दें। सुनामी तरंगें जो है ये समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाली भूकंप से पैदा होती हैं और सुनामी तरंगों की गति पानी की गहराई और गुरुत्व वितरण के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर भी होती है। और फिर जहाँ पानी का अधिक गहरा होता है वहाँ सुनामी की जो तरंगें होती हैं ये उच्च गति से भी संचारित होती हैं। ये सभी बातें आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए। वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा कि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट थे। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।